अस्सलाम वालेकुम। न्यूमेरिकल्स की पिछली वीडियो के अंदर हमने चैप्टर नंबर 11 के 11.7 तक न्यूमेरिकल्स ख़त्म किए थे और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं इसे ख़त्म करेंगे। तो 11.7 के बाद जो न्यूमेरिकल्स परफॉर्म करेंगे आज इस वीडियो के अंदर हम लोग वो 11.8 है, 11.9 है और 11.10 है। 11.11 और 11.12 जो है ये दोनों हम लोग जो है वो क्रॉस कर रहे हैं, इसलिए कि ये जो 11.11 है ये फ्यूजन के टॉपिक से आया हुआ है और इसे हमने थ्योरी क्लासेस के अंदर डिस्कस नहीं किया हुआ। तो जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप लोगों की समझ में नहीं आएंगे, तो इसलिए इसको जो है वो क्रॉस कर दो। और साथ ही साथ जो ये 11.2 है हमारे पास, ये भी हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी के टॉपिक से आया हुआ है और ये भी हमने जो है वो डिस्कस नहीं किया हुआ, तो इसलिए इसे भी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। यानी कि इसके अंदर जो फार्मूले वगैरह बने वो हमने पढ़े ही नहीं है, तो समझ में आइए कैसे आएगा। तो ये दोनों के दोनों हम लोग क्रॉस कर रहे हैं और 3 न्यूमेरिकल्स आज इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे, ये तीनों। और इन तीनों के अंदर हमारे पास जो फार्मूले या फिर ये जिस टॉपिक से रिलेटेड है वो एक तो हमारे पास लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज है, लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज, और इसकी जो वीडियो है वो हमने कवर की हुई है, यानी कि इस टॉपिक को जो है वो पढ़ा हुआ है। इसके अंदर जो चीज़ या फिर जो कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ आपका इस्तेमाल होगा, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है, वो ये हमने पढ़ा था कि हीट लॉस बाय द हॉट बॉडी जो होती है वो इक्वल होती है हमारे पास हीट गेन बाय द कोल्ड बॉडी। यानी कि जो भी हीट, जब हम किसी दो ऑब्जेक्ट्स को, एक का टेम्परेचर कुछ और हो, ज़्यादा हो, और एक का टेम्परेचर जो है वो कम हो, यानी कि एक हॉट बॉडी हो और एक उसके मुकाबले में जो कोल्ड बॉडी हो, और उनको हम लोग आपस में इंट्रैक्शन करवाते हैं, यानी कि उनको आपस में टच करवाते हैं, तो क्या होता है कि हॉट बॉडी से हीट ट्रांसफ़र हो जाती है कोल्ड बॉडी के अंदर। तो ये लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज हमें ये बताता है कि जितनी भी हीट लॉस हुई है हमारे पास हॉट बॉडी में से, वो अब किसके अंदर चली गई, या फिर उसने क्या किया कि एक कोल्ड बॉडी जो था उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करवा दिया, या फिर कोल्ड बॉडी ने वो हीट एब्जॉर्ब कर ली या फिर गेन कर ली। तो ये वाली चीज़ जो है ये आपके इस प्रॉब्लम के अंदर इस्तेमाल होगी और आगे एक और प्रॉब्लम के अंदर भी इस्तेमाल होगी। यहाँ पे लिख दो कि हीट लॉस जो होता है वो आपके पास इक्वल होता है हीट गेन, ये वाली चीज़ या फिर ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो इस्तेमाल होगा यहाँ पे। और साथ ही साथ जो हमने पीछे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला पढ़ा है, वो कौन सा पढ़ा है कि स्मॉल सी जो वो इक्वल होता है हमारे पास डेल्टा क्यू और अपॉन में एम डेल्टा टी। या फिर इससे एक और फार्मूला भी बनाया था हीट निकालने का, कि जितनी भी हमारे पास हीट एब्जॉर्ब होती है या फिर लॉस होती है या फिर हीट जो है वो हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं, किस फार्मूले से। इसी को अगर रीअरेंज करें तो डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू सी, यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय एम एन मल्टीप्लाइड बाय टी। ये वाला फार्मूला होता है हीट को निकालने का, कि टेम्परेचर चेंज करने के लिए जितनी भी हीट रिक्वायर्ड होती है आप इससे निकाल सकते हैं। तो ये वाला भी इसके अंदर इस्तेमाल होगा कि डेल्टा क्यू यानी कि हीट निकालने के लिए सी एम और डेल्टा टी, ये 2 फार्मूले। और साथ ही साथ जो हमने शायद फार्मूले पढ़े थे वो वाले पावर का जो फार्मूला पढ़ा था, जो पावर होता है वो वर्क डन यानी कि डेल्टा क्यू अपॉन टाइम के इक्वल होता है। तो ये वाला फार्मूला भी आगे कैटल वाली एक और आपके पास प्रॉब्लम आ रही है तो उसके अंदर ये वाला भी इस्तेमाल होगा। तो इसको भी यहाँ पे लिख दो कि डेल्टा क्यू और अपॉन में टी। तो स्टार्ट करते हैं हम। यही वाले तीनों के तीनों हमारे पास फार्मूले इस्तेमाल हो रहे हैं इन तीनों प्रॉब्लम्स के अंदर, मिला के आएंगी सवालों के अंदर। तो देखते हैं कि इसके अंदर कौन सा फार्मूला आ रहा है, उस हिसाब से हम लोग जो है फिर अपने ये वाले फार्मूले इस्तेमाल करेंगे। अगर 11.8 को हम पढ़ें तो ये में क्या बता रहा है कि 1 लीटर ऑफ वाटर है, हमारे पास 1 लीटर का पानी है। या बना लो कि ये वाला जो है ये हमारे पास 1 लीटर पानी है, इस वाले कंटेनर के अंदर 1 लीटर पानी है, और इसका जो टेम्परेचर है हमारे पास वो कितना है, कंटेनर 1 का 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि ये जो 1 लीटर पानी है इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, ये उबल रहा है, उबलता हुआ पानी है। इज़ एडिड टू 5 लीटर ऑफ वाटर, और इसको हम लोग लेके गए और क्या किया कि 5 लीटर के पानी के अंदर डाल दिया। ये हमारे पास दूसरा कंटेनर था और जिसके अंदर जो वाटर था वो 5 लीटर तक का था, और हमने क्या किया कि ये उबलता हुआ पानी, इसका टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री सेल्सियस। ये जो है हमारे पास 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है, T2 जो है वो हमारे पास 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर था। और हमने क्या किया कि ये वाला पानी लेके गए और उसके अंदर ऐड कर दिया।
इन दोनों को मिक्स कर दिया, इसको भी और इसको भी। बोलने के बताओ व्हाट इज़ द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द वाटर। जो हमारे पास ये दोनों पानी जब मिक्स होंगे, फ़र्ज़ करो कि एक बड़े से टब के अंदर हमने इन दोनों को कल्टी कर दिया या फिर इसको उठा के सिंपली इसके अंदर डाल दिया तो बताओ कि इनका जो फाइनल टेम्परेचर आएगा, इसको बोल दो T, ये कितना होगा। अब जाहिर सी बात है ये वाली जो चीज़ है ये हमने वैसे भी एक्सपीरियंस की हुई है डेली लाइफ के अंदर भी, कि पानी गर्म करते हैं और अंदर ले जाके जो है बाल्टी में डाल देते हैं नहाने के लिए। अक्सर घरों के अंदर जो ये वाला सिस्टम होता है जिसके अंदर गीज़र वगैरह नहीं लगे होते, तो पानी गर्म करके लेके आते हैं टब के अंदर डाल देते हैं, और क्या होता है कि हमारे पास जो ये ठंडा पानी होता है ये थोड़ा थोड़ा जो गर्म हो जाता है। मतलब असल में केस क्या हो रहा होता है, इसके पीछे लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। ये जो हॉट बॉडी है, यानी कि ये वाला जो हॉट वाटर है हमारे पास, ये कुछ अमाउंट ऑफ हीट अपनी लॉस कर देगा, और जो ये कोल्ड बॉडी है ये वाला, ये कुछ अपनी अमाउंट जो है वो गेन कर लेगा, यानी कि इस हॉट बॉडी से कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है वो गेन कर लेगा, और दोनों की जो हमारे पास वैल्यू आएगी टेम्परेचर की वो इक्विलिब्रियम के ऊपर आएगी, यानी कि दोनों इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाएंगी। इसमें से कुछ कम होगा टेम्परेचर, इसमें से कुछ जो है बढ़ेगा, इसका कम होगा और इसका बढ़ेगा, और दोनों इक्विलिब्रियम टेम्परेचर के ऊपर आ जाएंगी। तो वही पूछ रहे हैं आपसे कि आप बताओ कि हमारे पास जो टेम्परेचर की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी। इसको किस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर डाटा बनाएं तो डाटा के अंदर हमें अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होगी कि कितनी हीट इसने लॉस की, क्योंकि ये वाली बॉडी जो है लॉस करेगी क्योंकि इसके पास ज़्यादा हमारे पास हीट थी, ये हॉट बॉडी थी, और ये जो ये गेन करेगी, और इसने कितनी गेन की है, ये दोनों हमारे पास आएंगी तो हम फाइनल टेम्परेचर जो निकाल के बता सकते हैं। अब अगर इसका डाटा बनाए सबसे पहले तो हमारे पास जो अमाउंट उन्होंने दी हुई है, यानी कि जो मास की वैल्यू दी हुई है वो इन्होंने लीटर के अंदर दी हुई है। लीटर वैसे तो वॉल्यूम होता है, लेकिन अक्सर हम लोग इसको अमाउंट की सेंस में भी जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हो कि फ़र्स्ट वाले कंटेनर के लिए अगर आप बात करो या फिर डाटा लिखो तो कैसे लिखोगे कि जो इसका मास M1 है वो आपको 1 दिया हुआ है, 1 लीटर दिया हुआ है। M की जगह पे जो ये हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। टेम्परेचर इसका कितना है, T1 आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस, और इसके अलावा जो पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, क्योंकि 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, वो उन्होंने सवाल के अंदर तो नहीं दी हुई, लेकिन हमने पीछे सवालों के अंदर पढ़ी जिसके अंदर जो हमें पता थी कि इसकी वैल्यू कितनी होती है 4200, और साथ में जूल पर केजी इंटू केल्विन। ये हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू होती है। ये फर्स्ट वाले के लिए डाटा बन गया और ये चीज़ें दी हुई उन्होंने। और अगर सेकंड वाले के लिए बनाया यहाँ पे डाटा, तो सेकंड वाले के लिए क्या बनेगा, M2 की वैल्यू आपके पास कितनी है, कहाँ गया, M2 की वैल्यू 5 लीटर्स, तो 5, और साथ ही साथ टेम्परेचर जो है वो आपके पास इसका 30 डिग्री सेल्सियस है, और जो C की वैल्यू यहाँ पे होगी वही होगी 4200 जूल पर केजी इंटू केल्विन। और एक और बात यहाँ पे, जब ये वाली बॉडी और ये वाली बॉडी हमारे पास एक इक्विलिब्रियम टेम्परेचर के ऊपर जाएंगे, तो वो जो टेम्परेचर है वो इसके लिए भी सेम होगा, इसके लिए भी सेम होगा, यानी कि ये दोनों सेम टेम्परेचर के ऊपर आ जाएंगे इस वाली चीज़ के अंदर जाने के बाद। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे पास फाइनल टेम्परेचर है उसको हम लोग किससे डिनोट कर सकते हैं, फाइनल टेम्परेचर इज इक्वल्स टू T डैश, और यहाँ पे भी जो फाइनल टेम्परेचर होगा ये AC के बराबर होगा, सेम होंगे दोनों। यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन भी आप लगा सकते हो कि ये दोनों जो होंगे वो आपके पास सेम होंगे। फाइनल टेम्परेचर इज इक्वल्स टू T डैश, इसको हम लोग T डैश से जो डिनोट कर रहे हैं। अब यही हमने निकालना है। तो अगर यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करें हम, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि फार्मूला बताएंगे, कौन सा हम लोग लगाएंगे। फार्मूला ये वाला लगेगा कि कितनी हीट लॉस की है फर्स्ट बॉडी ने या फिर हॉट बॉडी ने। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कि हीट लॉस बाय फर्स्ट, इस वाली ने, क्योंकि इसका टेम्परेचर ज़्यादा था तो जाहिर सी बात है ये हीट को लॉस करेगा। तो इसने कितनी हीट लॉस की है टेम्परेचर के अंदर चेंज लाने के लिए, वो इस वाले फार्मूले से निकल सकता है। और इसके अंदर क्या है, फार्मूले का रेफरेंस दो अगर अब, तो डेल्टा Q इज इक्वल्स टू CM और डेल्टा T। तो यहाँ पे जो डेल्टा T है, अगर डेल्टा T की बात करें तो चेंज किस तरह से आ रहा है इस वाली फर्स्ट वाली बॉडी के अंदर, ये जो हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस है ये कम होगा, यानी कि इसकी वैल्यू जो है वो कम होगी और इसकी जो है वो बढ़ेगी। तो दरमियान इससे लेकर इस तक, यानी कि 30 से लेकर 100 के दरमियान जो है वो कोई इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर आएगा हमारे पास, जो T डैश की वैल्यू होगी। तो इसका मतलब अगर चेंज निकालना चाहे तो हम लोग कैसे निकालेंगे, 100 माइनस का T डैश फाइनल, क्योंकि बड़ी वाली वैल्यू हमेशा और छोटी वाली वैल्यू जो है वो आपके पास माइनस होती है। T डैश कितना भी आएगा, फ़र्ज़ करो कि अगर वो 60 आ रहा है
तो ये जब माइनस होंगे आपस में तो आपके पास 40 आएगा चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि इसका जो टेम्परेचर चेंज हुआ है वो कितना हुआ है 40 तक। अगर फ़र्ज़ करो कि टी डैश की जो वैल्यू हो आपके पास 60 हो तो यहाँ पे डेल्टा टी के लिए अगर हम लोग डेल्टा टी को खोल के लिखें, इसका फॉर्मूला बना के लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू एज इट इज़ सी एम और डेल्टा टी की जगह पे आपके पास आएगा 100 क्योंकि ये बड़ी वाली वैल्यू है, और माइनस का टी डैश क्योंकि हमें पता है कि ये 100 से छोटी वाली वैल्यू जाएगी, यानी कि इससे छोटी आएगी वैल्यू, और यहाँ पे ब्रैकेट लगाना भी लाजमी क्योंकि ये दोनों इससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब अगर वैल्यूज पुट करें तो डेल्टा क्यू एज इट इज़ आएगा, सी की जो वैल्यू आपके पास वाटर के लिए वो कितनी है 4200, एम की वैल्यू 1 है तो 1, और यहाँ पे आपके पास 100 माइनस का टी डैश। अब यहाँ पे जब 4200 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही 4200 आ जाएगा, तो इसको भी यहाँ से वैसे ही हटा दो कि 1 के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो वही 1 यही वाली वैल्यू आती है। इसके बाद 1 को हमने मल्टीप्लाई करवा दिया इससे, अब ये जो 4200 है ये अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा बारी बारी, पहले इससे और फिर इससे, तो हमारे पास क्या वैल्यूज़ आएंगी, डेल्टा क्यू जो है वो इक्वल आएगा 4200 जब 100 से मल्टीप्लाई आएगा होगा तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी 4200, और ये 2 0 जो है वो और आ जाएंगे इसके अंदर, माइनस का 4200 टी डैश से मल्टीप्लाई होगा तो 4200 और साथ में टी डैश जो है इसके साथ मल्टीप्लिकेशन के अंदर, इसको बोल दो कि ये आपने जो है वो बनाई है इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इसी तरह आप इक्वेशन नंबर 2 भी बनाएंगे यहाँ पे, और इक्वेशन नंबर 2 कैसे बनाएंगे, दोबारा से लिखेंगे कि यहाँ पे अब जो हीट गेन की है इस वाली बॉडी ने वो कितनी की है, वो भी इस तरह से निकलेगी, इससे डेल्टा क्यू जो है वो इक्वल होता है आपके पास सी मल्टीप्लाई बाय एम और साथ में डेल्टा टी, और यानी कि इसका मतलब क्या है कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ी हमें इस वाली बॉडी को या फिर इस वाले क्या बोलते हैं लिक्विड को, 5 लीटर वाले लिक्विड को, कि इसका टेम्परेचर जो वो चेंज हो 30 डिग्री सेल्सियस से कितना जाए इक्विलिब्रियम वाले टेम्परेचर तक, यानी कि ये वाले टी डैश तक। और इसके अंदर हमें पता है कि ये जो टी डैश है ये ज़्यादा होगा और ये जो हमारे पास वैल्यू 30 की ये कम हो गई, तो चेंज जो निकालना है आपने वो बड़ी वाली वैल्यू माइनस का छोटी वाली वैल्यू करके निकालना है। तो यहाँ पे हम इसके अंदर कैसे लिखेंगे, डेल्टा क्यू जो है वो इक्वल है सी एम टी डैश माइनस का 30, यानी कि इसके अंदर ये वाली वैल्यू बड़ी होगी और ये वाली छोटी होगी, तो ये पहले आएगी और वो बाद में जाएगी। यहाँ पे क्या था कि हमें पता था कि 100 बड़ा है और ये वाली जो वैल्यू होगी ये छोटी होगी, तो तभी इसको हमने बाद में लिखा था। अब अगर वैल्यूज पुट करें इसके अंदर तो हमारे पास सी की वैल्यू वही 4200, एम की वैल्यू जो है आपके पास 5 है, टी डैश आपने निकालना है और माइनस का 30। 4200 जब आपके पास 5 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आंसर आएगा 4200 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो 21000 यानी कि 21,000, और इसके बाद आगे जो है आपके पास टी डैश माइनस का 30 है। अब ये 21000 अंदर टी डैश से मल्टीप्लाई होगा तो 21000 टी डैश, और माइनस का जब ये ही 21000 मल्टीप्लाई होगा 30 से तो आपके पास क्या आंसर आएगा 630 और 1 2 3, 630 और 1 2 3, तो ये आपके पास क्या बन गई इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। इसको बोल दो कि ये वाली जो है आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है, और यहाँ पे जो थी आपके पास इक्वेशन नंबर 1 थी, ये भी डेल्टा क्यू था और ये भी डेल्टा क्यू था, और हमने लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज के अंदर क्या पढ़ा है अगर यहाँ पे बताएं वो कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज हमारे पास जो हीट लॉस होती है वो इक्वल होती है हीट गेन के, तो ये जो हीट लॉस है ये इक्वल होगा हीट गेन के, यानी कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग कंपेयर करवा सकते हैं, या फिर ये वाली जो हीट लॉस हुई है इसको कंपेयर करवा सकते हैं इस हीट से जो कि गेन हुई है सेकंड बॉडी से। ये दोनों कंपेयर होंगे तो हमारे पास ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर आ जाएगी, यानी कि डेल्टा क्यू इसके भी इक्वल है और डेल्टा क्यू इसके भी इक्वल है, तो ये दोनों साइड्स भी आपस में इक्वल होंगी। या फिर सिंपली ये वाली जो इसकी वैल्यू आ रही है आपके पास पूरी की पूरी यहाँ डाल दो, और हीट गेन के अंदर जो पूरी की पूरी वैल्यू आ रही है वो यहाँ पे डाल दो, तो कंपैरिजन में क्या आएगा कि 4200 और 20 और माइनस का 4200 और साथ में टी डैश इक्वल्स टू आपके पास 2 1 और साथ में 3 0 1 2 3 टी डैश, और माइनस का जो आपके पास 6 3
0 और 3 0, ये आपके पास पूरी जो है इक्वेशन बनी। अब इसके अंदर क्या करोगे, टी डैश और टी डैश वाली वैल्यूज़ एक तरफ कर लो, और जो आपके पास ये न्यूमेरिकल्स वाली वैल्यू है, नंबर्स वाली वैल्यू है, वो एक तरफ कर लो और इनको सॉल्व कर लो। तो क्या होगा कि ये वाली जो टी डैश वाली वैल्यू है हमारे पास इज इक्वल टू साइन कॉस करके वहाँ चली जाएगी, वहाँ जाके प्लस में हो जाएगी। और ये जो माइनस के अंदर है 6 3 0 और 0 0 0 यहाँ पे, ये इज इक्वल टू को साइन कॉस करके यहाँ आएगी, तो ये प्लस के अंदर हो जाएगी। तो 4 2 0 0 0 0 प्लस का 6 3 0 और 1 2 3 इज इक्वल्स टू 2 1 0 0 0 टी डैश, और साथ में प्लस का 4 2 0 0 आपके पास साथ में टी डैश। अब ये दोनों आपके पास ऐड होंगे तो क्या आंसर आएगा, और ये दोनों ऐड होंगे तो क्या आंसर आएगा। 6 3 0 और 0 0 0 के अंदर आप 4 2 0 0 और 0 0 ऐड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1 0 5 0 और 0 0 0 21, और साथ में 0 0 0 यानी कि 21,000 और प्लस का 4 2 0 0, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2 5 एंड 2 0 0 साथ में टी डैश जो वो चाहिए, तो इसको इज इक्वल टू के इस तरफ ले आओ, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। तो 1 0 5 0 और 0 0 0, और यहाँ पे जो आपके पास 2 5 2 0 0 इक्वल्स टू आपके पास कितना आ रहा है टी डैश। और इसे जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा 1 0 5 0 और साथ में 3 0 और डिवाइडेड बाय आंसर, तो जो आंसर आ रहा है आपके पास वो आ रहा है 41.66 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है, यानी कि वो टेम्परेचर जिसके ऊपर ये दोनों की दोनों बॉडीज़ इक्विलिब्रियम में आ जाएंगी, इन दोनों का जो टेम्परेचर है वो सेम हो जाएगा, वो हमारे पास जो है वो कितना है 41.66 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या हुआ कि आपने पानी उबाला 100 डिग्री सेल्सियस तक किया, और जो दूसरा पानी था 5 लीटर वो रूम टेम्परेचर के ऊपर था, यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर था, आपने ये पानी उसके अंदर डाल दिया। तो अब जो हमारे पास पूरे का पूरा पानी होगा उसका जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा इक्विलिब्रियम के ऊपर, यानी कि दोनों पानी मिक्स हो जाएंगे, और मिक्स होने के बाद जो हमारे पास टेम्परेचर होगा वो 41.66 डिग्री सेल्सियस होगा। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 11.8। बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल के ऊपर और उसको देखते हैं कि वो क्या है जी। तो ये हमारे पास 11.9 है और सेम उसी तरह का है जिस तरह का हमने पीछे प्रॉब्लम सॉल्व किया है। दो लिक्विड्स हैं आपके पास A और B, वही यहाँ पे आपके पास ये लिक्विड A है और ये जो है आपके पास लिक्विड B है, और बोल रहे हैं कि जो टेम्परेचर्स है हमारे पास पहले वाले का A वाले का जो है वो 60 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर T1 जो है वो 60 डिग्री सेल्सियस है, और टेम्परेचर T2 जो है वो आपके पास यानी कि B वाले का जो टेम्परेचर है वो आपके पास 20 डिग्री सेल्सियस है। देयर मासेस आर इन द रेशियो ऑफ 3,4 या फिर 3/4, यानी कि इसका जो मास है वो 3 होगा तो इसका जो होगा वो 4 होगा। एंड देयर स्पेसिफिक हीट आर इन द रेशियो ऑफ 4,5, जो स्पेसिफिक हीट है ये M1 बोल दो, ये M2 बोल दो, और जो स्पेसिफिक हीट है हमारे पास वो C1 और C2 बोल दो। ये 4 है और ये 5 है, 4 और 5 के रेशियो के अंदर है, यानी कि रेशियो के अंदर का मतलब कि इसका जो स्पेसिफिक हीट है, इसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू है वो ऊपर रखो और इसको इस वाली की नीचे रखो, तो जो रेशियो हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर आता है वो इस तरह से आता है कि 4,5। तो सिंपली आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि इसका 4 है और इसका जो है 5 है। यही सारे का सारा डाटा अगर हम यहाँ पे बनाएं तो फर्स्ट के लिए या फिर बॉडी A के लिए, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे जो है वो A और B बोला हुआ है, तो A और B के लिए इस तरह से बनेगा कि A के लिए जो हमारे पास T1 की वैल्यू है वो कितनी है 60 डिग्री सेल्सियस, B वाली के लिए जो वैल्यू है वो कितनी है 20 डिग्री सेल्सियस, M1 की जो वैल्यू वो आपके पास 3 है, M2 की जो वैल्यू आपके पास यहाँ पे 4 है, यहाँ पे जो C1 की वैल्यू है वो 4 है, और जो C2 की वैल्यू वो 5 है। बोला क्या जा रहा है आपसे कि आप फाइंड करके बताओ, ये कैलकुलेट करके बताओ फाइनल टेम्परेचर, कि फाइनल टेम्परेचर जो है वो कितना हो जाएगा अगर इन दोनों को मिक्स करें। तो इन दोनों को अगर मिक्स करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल टेम्परेचर है वो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे भी वही सारे का सारा कॉन्सेप्ट है कि ये जो है हमारे पास हॉट बॉडी है क्योंकि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, और ये कोल्ड बॉडी है क्योंकि इसका टेम्परेचर कम है। जब हम इनको
मिक्स करेंगे तो क्या होगा कि इसके अंदर से हीट निकल के उसके अंदर चली जाएगी और तब तक जाएगी जब तक हमारे पास फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर जो वो नहीं आ जाता। तो आसान सा प्रॉब्लम है, इसको अगर सॉल्व करें तो यहाँ पे दोबारा लिखोगे टी डैश जो है वो आपने फाइंड करना है और यहाँ पे भी टी डैश जो है वो आपने फाइंड करना है। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करो और सेम उसी तरह सॉल्यूशन होगी जिस तरह से हमने पिछले वाला सवाल जो है वो सॉल्व किया है। और सबसे पहले आप क्या करोगे कि रेफरेंस दोगे कि हीट लॉस जो हुई है वो किस तरह से आप निकाल सकते हो कि डेल्टा क्यू जो होता है वो इक्वल होता है सी एम और साथ में डेल्टा टी। अब डेल्टा क्यू के लिए आपके पास सी की जो वैल्यू इसके अंदर वो कितनी है 4, एम की जो वैल्यू वो 3 है तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 3। और डेल्टा टी कैसे निकालेंगे, बड़े वाला माइनस के छोटे वाला। हमें पता है यहाँ पे कि जो बड़े वाला होगा वो आपके पास 60 होगा तो 60 और जो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर होगा वो 60 से नीचे जाएगा लाजमी तौर पे क्योंकि इसका टेम्परेचर जो है हमारे पास कम है तो ये अपनी हीट लॉस करेगा। हीट लॉस करेगा तो टेम्परेचर की वैल्यू भी खुद ब खुद कम हो जाएगी तो यहाँ पे इसलिए 60 माइनस का टी डैश। इसे सॉल्व करेंगे तो फाइनल वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 12, 4 3 12 और 60 माइनस का टी डैश। 12 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा 60 से तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 12 मल्टीप्लाइड बाई 60 720 और 12 जब टी डैश से मल्टीप्लाई होगा तो 12 और साथ में टी डैश। इसको बोल दो कि ये आपने बनाई इक्वेशन नंबर 1। और सेम उसी तरह से यहाँ पे आप लिखोगे कि हीट गेन के लिए अगर हम लोग काम करें तो डेल्टा क्यू जो होता है वो इक्वल होता है आपके पास सी एम डेल्टा टी के। दोबारा से डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सी एम डेल्टा टी की जगह पे क्या आएगा, बड़ी वाली वैल्यू माइनस का छोटी वाली वैल्यू यानी कि टी डैश माइनस का 20। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि टी डैश जो है वो बड़ी वैल्यू आएगी, 20 का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होगा इसलिए हम लोग इसको पहले लिख रहे हैं उसको बाद में लिख रहे हैं। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सी की वैल्यू जो है वो यहाँ पे हमारे पास 5 है, एम की वैल्यू जो है वो 4 है, यहाँ पे टी डैश माइनस का 20। 5 4 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर 20 आएगा और ब्रैकेट के अंदर टी डैश और माइनस का 20 एज इट इज़। अब 20 अंदर मल्टीप्लाई होगा टी डैश से तो 20 टी डैश और माइनस का 20 से मल्टीप्लाई होगा तो 400। तो आपके पास ये वाली क्या बनी कि ये इक्वेशन नंबर 2 बनी। इसके बाद अकॉर्डिंग टू वही आपके पास क्या हीट लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज, लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज आपके पास क्या होता है कि हीट लॉस इज इक्वल्स टू हीट गेन, हीट लॉस इज इक्वल्स टू हीट गेन। यहाँ पे दोनों की वैल्यूज़ लिखें तो ये जो है हमें क्या बता रही है 720 माइनस का 12 टी डैश और इक्वल्स टू 20 टी डैश माइनस का 400। टी वाली वैल्यूज़ एक तरफ कर दो और ये नंबर वाली वैल्यूज़ जो है एक तरफ, तो 720 प्लस का जब ये साइन क्रॉस करेगा तो प्लस का हो जाएगा, हमारे पास कितना है ये 400 इज इक्वल्स टू 20 टी डैश और प्लस का 12 टी डैश। ये ऐड होंगे तो आपके पास कितना आंसर आएगा 1120 इज इक्वल्स टू, ये जब ऐड होंगे आपके पास तो 32 आंसर आएगा। 32 यहाँ पे आके डिवाइड होगा इससे और इक्वल्स टू टी डैश और फाइनली टी डैश की क्या वैल्यू आएगी जब ये डिवाइड होगा 32 से तो 35 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपके पास फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर होगा इन दोनों के मिक्सचर का, कि जब आप इन दोनों को मिक्स करोगे तो फाइनल टेम्परेचर जो इस मिक्सचर का होगा वो इतना होगा 35 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों सेम थे शुरू के प्रॉब्लम। तो ये था हमारे पास 11.9 और आखिरी प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं इस चैप्टर के, जो कि हमारे पास 11.10 है जी। तो ये हमारे पास आखिरी प्रॉब्लम है इस चैप्टर का और ये वाला प्रॉब्लम भी हमने पहले सॉल्व किया हुआ है, कैटल वाला ही प्रॉब्लम दोबारा से यहाँ पे आया हुआ है और इसके अंदर और उन्होंने आसानी ये कर दी है कि आपको क्या बोला हुआ है। सबसे पहले अगर प्रॉब्लम पढ़े तो बोल रहे हैं कि हमारे पास 1 kg का पानी है एक कैटल के अंदर, ये हमारे पास वही दोबारा से कैटल है और इसके अंदर जो पानी है वो हमारे पास 1 kg का है और इस कैटल की जो पावर है, पावर कितनी दी हुई है आपको 1.25 किलोवाट, 1.25 किलोवाट जो है ये हमारे पास इसकी पावर है कैटल की। एज्यूमिंग दैट द हीट कैपेसिटी या फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द कैटल इज़ निग्लिजिबल। सबसे आसानी उन्होंने यहाँ पे हमारे लिए ये कर दी कि जो कैटल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थी या फिर हीट कैपेसिटी थी, उन्होंने बोला कि यहाँ पे निग्लिजिबल है, यानी कि ये आप सोचो ही नहीं कि ये जो कैटल है ये पहले हीट एब्जॉर्ब करेगी,
ये हीट एब्जॉर्ब करेगी नहीं, डायरेक्ट जो वाटर को मिल रही है, निग्लिजिबल है यानी कि ना होने के बराबर है। कैलकुलेट द टाइम टेकन टू राइज द वाटर, राइज द टेम्परेचर ऑफ द वाटर फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। कि आपने क्या करना है कि अगर इसकी अपनी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है कैटल की वो निग्लिजिबल है, तो आप बताओ कि ये जो पानी है ये कितनी देर के अंदर गर्म होगा। सेम उसी तरह जिस तरह हमने वाला प्रॉब्लम सॉल्व किया था, तो यहाँ पे अगर डाटा बनाए तो डाटा के अंदर सबसे पहले उन्होंने हमें क्या दिया हुआ, मास ऑफ वाटर कितना है 1 kg। इसके बाद जो चीज़ उन्होंने हमें दी हुई है वो पावर दी हुई है, और पावर कितनी दी हुई है 1.25 किलो वॉट। किलो को अगर हमने हटाना हो, सिर्फ वॉट के अंदर देखना हो, तो किलो की जगह पे 1000 आ जाएगा, और जब ये 1000 इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर क्या आएगा 1250 और साथ में वॉट। इसका मतलब ये आपके पास जो है पावर की वैल्यू है, ये मास की वैल्यू थी, ये पावर की वैल्यू थी। सी ऑफ द वाटर हमें पता है 4200 जूल्स पर केजी इंटू केल्विन होता है। और इसके अलावा जो हमें उन्होंने एक और चीज़ दी हुई है वो डेल्टा टी दिया हुआ है, यानी कि चेंज कितना हमें टेम्परेचर करना है 25 से लेकर 100 तक, और डेल्टा क्यू निकालने के लिए हमें डेल्टा टी चाहिए होता है। तो चेंज हम किस तरह से निकालेंगे 100 माइनस का 25, यानी कि बड़ी वाली वैल्यू टेम्परेचर की और माइनस का छोटी वाली वैल्यू। तो इन दोनों को जब आप माइनस करवाओगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो 75 डिग्री सेल्सियस आएगा। तो यानी कि इतना टेम्परेचर आपने चेंज करवाना है। अब यहाँ पे अगर हम फार्मूला लिखें सबसे पहले, तो सबसे पहले फार्मूले का रेफरेंस हम लोग क्या देंगे, फाइंड क्या करना है आपने, ये भी बता दो यहाँ पे कि जो फाइंड करना है आपने वो टाइम करना है कि इतना टेम्परेचर चेंज करने के लिए, यानी कि पानी को 25 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाने के लिए आपको जो टाइम रिक्वायर्ड है वो कितना है। तो आप फार्मूले देखो यहाँ पे, टाइम जो आ रहा है वो हमारे पास किसके अंदर आ रहा है, पावर के फार्मूले के अंदर। पावर को और डेल्टा क्यू को इस्तेमाल करते हुए हम लोग टाइम निकाल सकते हैं, डेल्टा क्यू और अपॉन में टाइम। टाइम का जो फाइनल फार्मूला है वो हमारे पास क्या बनेगा, डेल्टा क्यू और अपॉन में पी। और ये हम लोग तभी अप्लाई कर पाएंगे जब हमारे पास ये डेल्टा क्यू की वैल्यू होगी। डेल्टा क्यू की वैल्यू कैसे आएगी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला फार्मूला जो भी लगाते हुए यहाँ पे बताएंगे कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से हम लोग डेल्टा क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं वो कैसे निकाल सकते हैं, सी एम और साथ में डेल्टा टी। सी की भी वैल्यू मौजूद है जो कि 4200 है, एम की भी वैल्यू मौजूद है जो कि 1 है, और 1 लिखो या ना लिखो एक ही बात है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के बाद वही सारी वैल्यूज़ आ जाती हैं। और डेल्टा टी जो हमारे पास 75 है तो 75 यहाँ पे आ गया। डेल्टा क्यू यहाँ पे, डेल्टा क्यू की वैल्यू जो है वो कितनी आई होगी 4200 और मल्टीप्लाइड बाय 75। तो 4200 और मल्टीप्लाइड बाय आपके पास 75 और मल्टीप्लाइड बाय 1, तो ये आपके पास आ रही है कुछ 315 और 1230 और साथ में जूल। तो ये आपके पास वैल्यू आई हीट की कि इतनी हीट देनी पड़ी होगी हमें इस पानी को 25 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर इसका राइज़ करने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस तक इतनी अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ी होगी। और टाइम कितना लगेगा वो कैसे निकालेंगे, इस पावर के फार्मूले से। पावर हमें जो उन्होंने दी हुई है, तो इस फार्मूले को अगर यहाँ पे लिखें तो T = डेल्टा क्यू यानी कि 315 और डिवाइडेड बाय आपके पास जो पावर की वैल्यू है ये 1250, और इन्हें आप जब डिवाइड करवाएंगे 1250 तो जो आपके पास आंसर आएगा टाइम वो कितना आएगा 252 और साथ में सेकंड्स 252 सेकंड्स। और अगर मिनट्स के अंदर बताना है तो मिनट्स के अंदर बताने के लिए इसे 60 से डिवाइड कर दें क्योंकि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। जब इन्हें डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो टाइम आएगा वो कितना आएगा 4.2 मिनट्स। या फिर इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं कि हमारे पास 4 मिनट और 12 सेकंड्स। कैसे कि हमें पता है कि 60 सेकंड जब गुजरते हैं तो आपके पास 1 मिनट होता है। 60 प्लस 60 प्लस 60 और प्लस 60 इनको सबको ऐड करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 240 सेकंड्स होंगे। 240 सेकंड्स और 240 सेकंड्स के अंदर अगर आप 12 ऐड करो तो यानी कि 240 सेकंड्स और प्लस का 12 सेकंड्स तो कितना बनता है 252 सेकंड्स। और यही हमारे पास वैल्यू, यानी कि इस वाली चीज़ को हम लोग इस तरह से तोड़ के लिख सकते हैं। ये जो होता है हमारे पास 4 सेकंड्स बनते हैं, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट और 4 मिनट। सबको ऐड करोगे तो कितना 4 बनेगा, तो इसका मतलब 4 और साथ में
आपके पास 12 सेकेंड्स प्लस का 12 सेकेंड्स, ये मिनट्स के अंदर आ गया आपके पास, ये हमने मिनट्स के अंदर कर दिया, और प्लस का 12 सेकेंड्स। तो इसको आप यूँ भी बता सकते हो कि 4 मिनट और 12 सेकेंड, या फिर 4.2 मिनट्स, या फिर 252 सेकेंड्स, एक ही बात है, सारी की सारी जो है हमें एक ही टाइम जो बता रहे हैं। तो ये था हमारे पास आखिरी प्रॉब्लम इस चैप्टर का, 11 चैप्टर का, जो कि हमारे पास हीट था। और इसी के साथ साथ ये चैप्टर जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया, यानी कि न्यूमेरिकल्स भी और इसकी थ्योरी भी जितनी हमने पढ़नी थी वो पढ़ ली। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, तो ये जो है बिल्कुल कंप्लीट हो गया है थ्योरी वगैरह और न्यूमेरिकल्स वगैरह के साथ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।